5 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमारे सोर्स में उद्धृत हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1857 की क्रांति में करीब 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सोचिए उस त्रासदी का पैमाना कितना विशाल रहा होगा। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस भारी संघर्ष और जान माल के नुकसान की गवाही देता है, जिसे आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। अब ये 1857 का विद्रोह रातों रात तो हुआ नहीं था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 1767 में ही टीपू सुल्तान और हैदर अली ने जो विरोध शुरू किया था। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनका शायद उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम 1857 की क्रांति की गहराइयों में जाएंगे और खास तौर पर इस दौरान भारतीय मुसलमानों द्वारा दी गई अपार कुर्बानियों की उस कहानी को डिकोड करेंगे जो हमारे सोर्स दस्तावेजों में दर्ज है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 5 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमारे सोर्स में उद्धृत हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1857 की क्रांति में करीब 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सोचिए उस त्रासदी का पैमाना कितना विशाल रहा होगा। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस भारी संघर्ष और जान माल के नुकसान की गवाही देता है, जिसे आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। अब ये 1857 का विद्रोह रातों रात तो हुआ नहीं था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 1767 में ही टीपू सुल्तान और हैदर अली ने जो विरोध शुरू किया था वो दशकों तक सुलगता रहा। फिर जनवरी 1857 आता है, जहां मंगल पांडे की बगावत ने एक असली चिंगारी का काम किया। इसका बड़ा कारण क्या था? वो एनफील्ड राइफलें, जिनके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने का दावा था। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ में 80 से 90 भारतीय सिपाहियों का वो विद्रोह, जिसने पूरे देश में आग लगा दी। लेकिन देखिए, वो चर्बी वाले कारतूस तो बस एक ट्रिगर थे। असली वजह तो बहुत गहरी थी। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस समय का भारतीय समाज लंबे समय से ब्रिटिश उत्पीड़न का शिकार था। जबरन ईसाई धर्म का प्रसार, किसानों की अपनी जमीनें छीन लेना, भारतीय समानों का बुरी तरह से आर्थिक शोषण और तो और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक प्रथाओं पर बैन लगाना, इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा बारूद तैयार कर दिया था जिसे फटने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए थी। और फिर समय आया एक नेतृत्व का, एक बादशाह के अधीन एकजुट होने का। जब बात नेतृत्व की आई तो सिपाही हो या अलग अलग इलाकों के राजा, सबकी नजरें टिक गईं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पर। रिपोर्ट बताती है कि लोगों को उन पर अटूट विश्वास था, क्योंकि उनके पूर्वजों ने सदियों तक इस देश की हिफाजत की थी। और 82 साल की उम्र होने के बावजूद, जी हाँ 82 साल, बहादुर शाह जफर पीछे नहीं हटे। वो इस एकजुट प्रतिरोध की आखिरी उम्मीद बने और इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। दिलचस्प बात ये है कि ये नेतृत्व सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। इस टेबल पर नजर डालिए। सोर्स साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे अलग अलग इलाकों से मुखर आवाजें सामने आईं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली और बल्लभगढ़ से बख्त खान। इन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। पूरे देश में एक गजब की एकजुटता देखने को मिल रही थी। और इसी दौरान एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद से एक बेहद शक्तिशाली फतवा जारी कर दिया। इसमें मुसलमानों से साफ तौर पर कहा गया कि ब्रिटिश क्रूरता को खत्म करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का वक्त आ गया है। दस्तावेजों के मुताबिक इस एक आह्वान ने मानो लोगों में नई जान फूंक दी और वो इस क्रूर हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आए। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो थोड़ा विचलित करने वाला है, यानी वो अपार कुर्बानियां 5 लाख। हम एक बार फिर इस आंकड़े पर रुकते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों का दावा है कि इस क्रांति और उसके बाद अंग्रेजों ने जो बदला लिया, उसमें इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये नंबर हमें उस भारी कीमत की याद दिलाता है जो इस आजादी के संघर्ष में चुकाई गई। और अब जरा इस दूसरे नंबर को देखिए, 27,000। ये संख्या उस स्तब्ध करने वाले दावे को दर्शाती है कि अकेले दिल्ली शहर में इतने उलेमाओं यानी इस्लामी विद्वानों को फांसी पर लटका दिया गया था। सिर्फ दिल्ली में। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में जिस सुनियोजित लक्ष्यीकरण का जिक्र है वो कितना गंभीर था।
इन दस्तावेजों में दर्ज क्रूर यातनाओं का वर्णन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अंग्रेजों का मानना था कि इस पूरी क्रांति के पीछे इन्हीं विद्वानों का हाथ है। सोर्स के मुताबिक कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच शायद ही कोई ऐसा पेड़ बचा हो जिस पर उलेमाओं को फांसी ना दी गई हो। जब पेड़ कम पड़ गए तो उन्हें खुले मैदानों में नंगा कर जिंदा जला दिया गया। जिन लोगों ने फतवे जारी किए थे उन्हें सुअर की खाल में सिलकर जिंदा जलाया गया। और तो और फांसी से पहले सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। ये उनके धर्म और विश्वास को तोड़ने की एक भयानक कोशिश थी। और ये प्रतिशोध सिर्फ लड़ने वालों तक सीमित नहीं रहा। खूनी दरवाजे पर जो हुआ वो इसका खौफनाक सबूत है। एक तरफ महिलाओं और मासूम बच्चों को चुन चुन कर गोलियों से भून दिया गया, दूसरी तरफ जो सिपाही या पुरुष बच गए थे उन्हें तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इन वृत्तांतों को पढ़कर साफ समझ आता है कि लाल किले के इस नरसंहार में किसी को भी नहीं बख्शा गया। इन सामूहिक त्रासदियों के बीच आइए एक बहुत ही व्यक्तिगत और दुखद घटना पर नजर डालते हैं, एक पिता का दुखद नुकसान। इसे इतिहास में एक बादशाह का नाश्ता के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि जब बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के कैद में थे तो उन्होंने दुखी होकर नाश्ता करने से मना कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी जानबूझकर उनके सामने एक लाल कपड़े से ढकी हुई थाली लेकर आए और जब उस थाली से वो लाल कपड़ा हटाया गया तो उसमें कोई नाश्ता नहीं था, बल्कि उनके 2 बेटों और एक पोते के कटे हुए सिर रखे थे। जरा सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ी यातना क्या होगी। हमारे सोर्स इस घटना को मुगल वंश के सर्वोच्च देशभक्ति पूर्ण बलिदान के रूप में परिभाषित करते हैं। देश के लिए जफर ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस क्रांति के शांत होने के बाद जो हुआ वो थे इसके विनाशकारी परिणाम। अंग्रेजों का बदला सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि वे एक बहुत ही सुनियोजित विनाश कर रहे थे। उन्हें डर था कि ये लोग देश के लिए कभी भी अपनी जान दे सकते हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली से पूरी तरह निकाल दिया गया। मस्जिदों पर कब्जा करके उन्हें ब्रिटिश सेना की छावनियों में बदल दिया गया। सैन्य सेवा पर बैन लगा दिया गया और किसानों की जमीनें जबरन छीन ली गई। इतना ही नहीं, उनकी आर्थिक और शैक्षिक नींव को जड़ से उखाड़ने के लिए मदरसों को भी बंद करवा दिया गया। इतने बड़े संघर्ष और इतनी कुर्बानियों के बावजूद आखिर ये क्रांति विफल क्यों रही? आइए इसे डिकोड करते हैं। हमारे सोर्स के अनुसार विफलता के मुख्य तौर पर 3 कारण सामने आते हैं। पहला, आंतरिक विभाजन। पंजाब के सिखों और राजस्थान के राजपूतों सहित कई क्षेत्रीय राजाओं ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा बड़ा कारण था संसाधनों की भारी कमी। अंग्रेजों की आधुनिक तोपों के आगे भारतीय जनता के पास हथियारों की बहुत कमी थी। और तीसरा, शायद सबसे घातक कारण, क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना। ये विद्रोह 31 मई को एक साथ पूरे देश में होना था, लेकिन ये 10 मई को ही भड़क गया। इस वजह से एक एकजुट कार्रवाई पूरी तरह से बिखर गई। तो ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई समुदाय अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए इतना बड़ा बलिदान देता है तो इतिहास उनकी स्मृति को कैसे संजोता है? आज के इस विश्लेषण से ये साफ है कि आजादी की इस नींव में अनगिनत कुर्बानियां शामिल हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इतिहास के इन पन्नों को निष्पक्षता से पलटे और उन तथ्यों को जाने जिन्हें शायद समय के साथ भुला दिया गया। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इतिहास के एक नए पहलू को समझने में मदद मिली होगी।